नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। ट्रंकेटेड वीक है ये हफ्ता, वो हफ्ता है जबकि शुक्रवार के सेशन में होली के चलते, होली फेस्टिवल के चलते छुट्टी रहेगी, भारतीय बाजार बंद रहेंगे और इस पूरे हफ्ते कह सकते हैं कि बाजार जो है काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स तो दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि संभलने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। कल के सेशन में भी ऐसा हुआ कि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद सेकेंड हाफ में बाजार ने बढ़िया रिकवरी दिखाई, बढ़त के साथ अच्छी मजबूती दिखाई। आज के सत्र में भी दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी दिखाने के बाद ही बाजार क्लोज हुए हैं। करीब 150 अंकों की मजबूतियां कह सकते हैं कि संभलने के बाद निफ्टी जो है 22,470 यानी 22,500 के नजदीक क्लोज होने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। बैंक्स फाइनेंशियल्स में हमने देखा काफी हद तक एक्शन पैक कामकाज और बड़े प्लेयर्स जो कि बाजार में लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहे थे, उस लिस्ट में भी सबसे आगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े स्क्रिप्ट्स ही थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस। ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन था। करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। आईटीसी और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स रहे जो कि इसी लिस्ट में सपोर्ट डेवलप कर रहे थे। ऑन दी फ्लिप साइड आईटी सेक्टर में गिरावट हावी होती रही। ये आईटी सेक्टर ही था, जबकि हम देख रहे थे कि ड्यूरिंग द एंटायर सेशन खबरों का चर्चा का विषय बनता रहा। इस पर हमने रिसर्च भी कर आपको बताया। इन्फोसिस, टीसीएस, बड़ी दिग्गज प्लेयर आईटी कंपनियां और छोटी मझौली आईटी कंपनियों में गिरावट थी। वहीं भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स भी गिरावट झेल रहे थे। लेकिन चलिए अब आपकी कल की तैयारी करवाते हैं। आज का सेशन इनफैक्ट अगर देखें मार्केट में हमने देखा वॉलेटाइल मूव्स, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ रिकवरी भी रही। कल के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं? कौन से ट्रिगर्स और फैक्टर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है? इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल से स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं कि बाजार संभलने की कोशिश करते हैं, इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल हो रही है। कैसे रीड कर रही है मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? जी देखिए, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, सो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। बट जैसा आपने कहा कि मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है एंड इसके कई कारण है, बिकॉज हमने अच्छी खासी गिरावट देख चुकी है। मैंने लार्ज कैप्स में अराउंड 17-18% गिरावट देखी और मिड कैप स्मॉल कैप में मोर देन 20% प्लस गिरावट देखी। तो एक अच्छी गिरावट है जो कि हिस्ट्री में शार्प फॉल्स के समय देखी गई है। तो काफी कुछ वैल्यूएशंस रीजनेबल टर्नआउट हो गए। जो वैल्यूएशन कंसर्न था अर्निंग स्लोडाउन के कारण, वो अब काफी रीजनेबल दिख रहे हैं। हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट एक ब्रॉडर लेवल पे अपने कह सकते हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। बॉटम कहाँ है बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट देन ये एक वो लेवल है जहाँ पे आप एटलीस्ट वैल्यू बाइंग करना शुरुआत कर सकते हैं। तो यस, वॉलेटिलिटी शायद ये पूरे महीने बनी रहेगी, बिकॉज अप्रैल 2 को एक्चुअली में क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्प्लीमेंट होंगे उसका अंदेशा मिलेगा। तब तक काफी कुछ ये असमंजस वाला सिचुएशन रहेगा। पर ये एंट्री के लिए, बिकॉज मोस्टली जो हमारा फॉल है वो काफी कुछ कैप्चर हो गया। शायद एक लास्ट लेग हमें देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सो ये लेवल्स मैं कहूंगी कि एक अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए जिनके पास कैश हो। है तो चलिए, अगर कैश है आपके पास और एंट्री पॉइंट की ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो एक अच्छा लेवल है। बाजार में वॉलेटिलिटी जरूर है, कॉशियस नजरिया अपनाना है और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स लगातार जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उन स्ट्रैटेजी पर गौर जरूर करना है आपको। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। हमारे YouTube के माध्यम से आपको हमें सवाल पूछने हैं। YouTube पर लाइव देखें हमारे इस शो को और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि कल की तैयारी में आपके सवालों को बिल्कुल शामिल कर पाएं हम। चलिए, ताज़ा जो सवाल हमारे पास है, ये सवाल से शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र पाल जी का सवाल है। सबसे पहला सवाल NHPC पर। स्नेहा, NHPC के स्टॉक में इन्होंने खरीदारी करी है, 3,000 शेयर्स खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल्स जो हैं 87 के ये बता रहे हैं। 25,000 26,000 तक का नुकसान नहीं झेल रहे हैं अपने एंट्री लेवल से, क्योंकि इनकी खरीदारी से नीचे जा गिरा है स्टॉक 78 रुपए के लेवल पर। आज मजबूती जरूर थी, बावजूद इसके नुकसान में है। क्या राय होगी NHPC पर? जी, मेरी सलाह रहेगी कि अब एनएचपीसी को ये लेवल्स पे एग्जिट नहीं करे और रादर होल्ड करे, बिकॉज अब पीक समर सीजन सामने ही दिख रहा है। एंड इनफैक्ट इस बार समर्स काफी अच्छा एक्सपेक्टेड है। मैंने इट शुड बी वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो ये जो जितनी भी पावर यूटिलिटी की कंपनीज़ है उनमें हमें कहीं न कहीं एक वापस से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है और एक एक सब में आप देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी आ गया स्टॉक प्राइस में। यहाँ से आपको है ना कहते हैं बिकॉज़ डिमांड काफ़ी माने पीक समर सीज़न में डिमांड काफ़ी डेफिसिट इनफैक्ट सिचुएशन में चली जाती है। सो यहाँ पे पावर स्टॉक्स बेनिफिट करेंगे एंड दस ये लेवल्स मैंने बाउंस के लिए आप वेट करिए एंड जब आपके लेवल्स आ जाए तो आप इसको वापस रिविजिट कर सकते हैं, बट अभी यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये एक राय मिलती हुई एनएचपीसी के स्टॉक प्राइस पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मिस्टर एम के राज का है। दो स्टॉक्स हैं स्नेहा, इनका सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर है। 2000 शेयर्स 150 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। 115 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। आज हमने देखा करीब 2% की तेज़ी रही, लेकिन इनकी खरीद से नीचे जा गिरा है, तो करीब 69,000 तक के नुकसान पर इस वक्त हैं। वहीं ओला इलेक्ट्रिक पर 1500 शेयर्स की खरीदारी की है मिस्टर राज ने। अपने एंट्री लेवल्स जो हैं 100 के बता रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोनों स्टॉक्स पर इनके लिए राय क्या होगी? ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैं कहूंगी कि आप होल्ड कर सकते हैं बिकॉज आरबीआई ने अभी रेट कट इनिशिएट किया है। सो हो सकता है कि आगे और भी एक आध रेट कट एक्सपेक्टेड है एंड उससे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेनिफिट करेगी। सो मैं सलाह करूंगी कि आप हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड करिए, बट ओला इलेक्ट्रिक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एग्जिट करिए बिकॉज ईवी को लेके काफी अभी भी अनसर्टेनिटी है विथ रिगार्ड्स टू एक तो कौन सा प्लेयर बेस्ट इमर्ज होगा एंड प्लस इतने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज सराउंड कर रहे ओला ओला इलेक्ट्रिक को कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स काफी खराब है स्टॉक को लेके एंड ईवी में भी अनसर्टेनिटीज है। कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं जिसके कारण ईवी के जो ओवरऑल डिमांड है वहां पे हमने स्लो डाउन देखी, प्लस ओवरऑल ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक रैंप अप होने में टाइम लगेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप ओला इलेक्ट्रिक को एग्जिट करिए, बजाज हाउसिंग को होल्ड करिए। ओला इलेक्ट्रिक का से निकलने की राय और बजाज हाउसिंग पर अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त मिलती हुई आपके लिए मिस्टर राज। एक और सवाल मनोज गुप्ता का जानते हैं। ईएमएस कैटेगरी से जुड़ा हुआ स्टॉक है, इनके खरीदारी इनके पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्नेहा, डिक्सन के साथ एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी राय दीजिएगा, लेकिन इनकी खरीदारी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर है। इन्होंने खरीदारी की है 50 शेयर्स की डिक्सन टेक्नोलॉजीज के और अपने एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बता रहे हैं 19,000 के। इनकी खरीदारी से काफ़ी नीचे जा गिरा है 13,000 के लेवल्स, और मार्केट में ही हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस, और इस कमजोरी के साथ ईएमएस कैटेगरी के स्टॉक्स भी हैं जो कि कमजोरी झेल रहे हैं। करीब 3 लाख का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं मिस्टर गुप्ता। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर राय क्या होगी, और साथ साथ ईएमएस कैटेगरी की ही जहां बात हो रही है एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी टेक दीजिएगा। श्योर। सो डिक्सन इन्होंने काफी पीक पे इनफैक्ट बाय किया है, तो नुकसान तो अच्छा खासा है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो इन्हें होल्ड करना चाहिए बिकॉज डिक्सन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वो एक लॉन्ग टर्म थीम है। सो नेक्स्ट 3 to 4 years इस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हब बनाना चाह रही है, तो काफी अपॉर्चुनिटीज है एंड डिक्सन एक बहुत अच्छा नाम है जहाँ पे जब हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं एंड कंपनी ने काफी अच्छे टाइप्स किए हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने की कोशिश कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म प्लान काफी अच्छा है। Q3 के नतीजे भी अच्छे थे, सो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो गया था, तो इस कारण हमने इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखी है। मेरी सलाह रहेगी कि इस लेवल्स पे वो थोड़ा एवरेज आउट कर ले एंड इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे। ये अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रखता है। दूसरा एम्बर, सो एम्बर भी पीक समर सीजन से बेनिफिट करेगा बिकॉज एम्बर आपके एसी मैन्युफैक्चरिंग में है एंड इस बार हमने ऑलरेडी जो Q4 है उसे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा है एंड Q1 में भी अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेड है। सो एम्बर बेनिफिट करेगा बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ये जो एसी इंडस्ट्री है काफी अंडर पेनिट्रेटेड इन इंडिया एंड इज सो विथ erratic वेदर कंडीशंस जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी ईयर समर लास्ट ईयर से भी और खराब होते जा रहा है, सो ऑब्वियसली डिमांड में कहीं स्लो डाउन नहीं है। सो एम्बर सलाह रहेगी कि इसे भी आप अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये लेवल्स अच्छा है निवेश करने के लिए, अदरवाइज होल्ड करिए।
से ये राय दोनों ही स्टॉक्स पर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस पर आपको मिल गई है। डिफेंस कैटेगरी से एक सवाल है स्नेहा। अरुण ने सवाल पूछा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी इन्होंने की है, करीब 70 शेयर्स खरीदे हैं 4,490 के लेवल्स HAL पर, ये बता रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर देखें करीब 75,000 का नुकसान, 3,410 के लेवल्स पर करीब 1.5% की गिरावट के साथ हमने HAL मैच क्लोजिंग देखी है। क्या राय होगी? ओके, देखिए HAL में बेसिकली थोड़ी सी एग्जीक्यूशन इश्यूज के कारण स्टॉक में हमने गिरावट देखी, प्लस वैल्यूएशन कंसर्न्स भी थे, बट स्टॉक अब संभल गया है एंड आगे सो ऑर्डर्स की कमी नहीं है, तो एग्जीक्यूशन एक इनके लिए की मॉनिटरेबल रहेगा, बट होपफुली वो जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा था की कंपोनेंट उनका डिले हो गया था, बट अब वो इस क्वार्टर से उसका फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए, सो होपफुली उनकी एग्जीक्यूशन यहाँ से डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए। सो मेरी राय रहेगी कि आप HAL को होल्ड करिए, 1-2 क्वार्टर और मॉनिटर करते। इसमें आप बेसिकली वापस से आपके कॉस्ट आने की काफी हाई चांसेस है, तो इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें, आपके एंट्री लेवल्स के करीब ज़रूर पहुंचेगा और उन लेवल्स तक पहुंचने के बाद एक बार रिविजिट कीजिए और रिव्यू भी ज़रूर कीजिएगा। फिर से हमें सवाल पूछेगा, हम आपको जवाब उस वक्त ज़रूर देंगे। अभिषेक का सवाल है इरेडा पर। इरेडा के स्टॉक्स में खरीदारी, 107 शेयर्स खरीदे हैं इरेडा के 205 के स्तर पर। खबरों के दम पर एक्शन में रहा है पिछले दिनों ये स्टॉक, ऑर्डर विंस की भी खबरें आती हुई दिखी, लेकिन करंट हालात अगर देखें गिरावट बाजार में है और इस गिरावट या वॉलेटिलिटी का शिकार ये स्टॉक भी बना हुआ है। इनकी एंट्री खरीदारी के स्तर ऊंचे हैं, वहां से नीचे जा गिरा है, करीब 6-7 हजार का नुकसान झेल रहे हैं। राय क्या होगी? इरडा पे मेरा व्यू नहीं है, बिकॉज हम ये नहीं कवर करते, बट मेरी सलाह रहेगी कि शायद अभी 1-2 क्वार्टर इसे होल्ड करिए, एटलीस्ट ये पीक समर सीजन है तो हो सकता है काफी न्यू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज पावर पे गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली बजट में दिखाई दिया है, सो हो सकता है कि काफी न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो और ये कंपनी को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सो होपफुली 1-2 क्वार्टर में ये पिक्चर थोड़ा क्लियर होना चाहिए। सो या तो ये लेवल्स पे एवरेज करें या आप एक बार किसी और से भी राय सीक आउट कर लीजिए। ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई। बहरहाल बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर स्नेहा मैं आपसे आपका टेक ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आज के सत्र में हमने देखा बैंक निफ्टी अच्छी खासी मजबूती के साइंस दिखाकर क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के सारे 12 शेयर्स में से 10-11 शेयर्स में मजबूती का रुझान ही रहा। एक सवाल रामदास जी का भी है। HDFC बैंक के 10 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 1686 के लेवल्स पर। HDFC बैंक पर तो आप अपनी राय दीजिएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपका टेक क्या बनता है? क्योंकि इंडसइंड बैंक की खबर के बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लगातार फोकस भी है। RBI भी अब इंटरवीन करने की बात कर रहा है और बैंक्स को हिदायत तो मिल ही रही है कि अपनी स्ट्रक्चरिंग पर खास तौर से ध्यान रखा जाए, अपनी हेजिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान रखा जाए। बैंक्स फाइनेंशियल्स को कैसे देखती हैं आप? ओके, देखिए मैं पहले आपको HDFC बैंक पे बोल देती हूँ। सो बेसिकली पोस्ट HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद जो ओवरऑल सिनर्जी था वो अब ग्रेजुअली प्ले आउट होना चाहिए और बैंक्स ने काफी कुछ क्लीनिंग आउट कर दिया है। जो भी सो दे आर मूविंग, जितने भी उनके लो यील्डिंग लोन बुक थी वहां से वो हाई लोन बुक्स की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी कुछ पीक आउट हो रहा है। सो HDFC बैंक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज लोन ग्रोथ में हमने स्लो डाउन नहीं देखा है, बट उनके निम प्रेशर्स आ रहे थे बिकॉज लो यील्डिंग काफी एसेट्स थे उनके पास, जो कि अब ग्रेजुअली उसको राइट डाउन करके बैंक हाई यील्ड एसेट्स की तरफ मूव कर रही है। सो यहाँ से उनके लिए एक अच्छी दौर की शुरुआत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो HDFC बैंक आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस के लिए जैसा आपने कहा कि RBI ने काफी 2-3 ऐसे पॉजिटिव्स है। एक तो RBI ने रेट कट किया है, दूसरा RBI लिक्विडिटी बूस्ट कर रहा है, और तीसरे जो लास्ट ईयर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस देखे थे, जो कि अब वहां पे रेगुलेशंस में थोड़ा सा ईज ऑफ RBI की तरफ से देखने को मिल रहा है। सो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ एक वजह से मॉडरेट आउट हो गया था इन रीजंस के कारण। तो अब जो RBI का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है वहां से ऑब्वियसली बैंक्स के लिए आउटलुक इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अगर आपने बजट में भी देखा तो दो गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करी, बट एट द सेम टाइम
एक कंजम्पशन को भी बूस्ट दे रही है और केपेक्स भी आप देखोगे तो एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज़ ही हुआ है। सो वापस केपेक्स इस साल रिवाइव होने की उम्मीद है। तो ये सब चीज़ें भी बैंक के ओवरऑल लोन ग्रोथ को, जो कि 16-17% से 11-12% तक मॉडरेट हो गया था, सो उसे भी कहीं न कहीं सपोर्ट मिलेगा और ग्रेजुअली जैसे-जैसे इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो यहाँ से लोन ग्रोथ फर्दर इम्प्रूव होने की स्कोप रखता है। सो हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज़ वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है। इनफैक्ट वन ऑफ दी बहुत रेयर सेक्टर्स है जहाँ पे वैल्यूएशन इतने चीप है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और काफ़ी नेगेटिव्स ऑलरेडी सब प्राइस्ड इन हो गए। सो यहाँ से उम्मीद है कि बैंकिंग एंड एनबीएफ स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर अच्छी करनी चाहिए। स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट लंबी अवधि के लिए शानदार शेयर यानी कि जोरदार कमाई वाले वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक जानने का। बताइए स्नेहा, कौन सी होगी आज की वीआईपी पिक आपकी तरफ से? सो मेरी पहली वीआईपी पिक है एम्बर एंटरप्राइजेस, जो एक्चुअली मैंने इसका ऑलरेडी बात कर लिया, बट मैं जस्ट ब्रीफली बता देती हूँ कि ये CY 25 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा गुड स्टार्ट मिल चुका है समर सीजन को एंड ओवरऑल एसी डिमांड भी हमने काफी अच्छा देखा है द स्टार्ट ऑफ द सीजन। फोर्थ क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर इनके लिए पीक सीजन रहता है इन कंपनीज के लिए एंड सो प्राइमरी सेल्स तो काफी पॉजिटिव है, सेकेंडरी सेल्स से भी हमने अच्छी खासी पिकअप देखी। सो एम्बर वेल पोजिशन्ड है इससे बेनिफिट करने के लिए एंड इसे मैं रिकमेंड करूंगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 7,800। मेरी दूसरी पिक रहेगी JSW एनर्जी। सो JSW एनर्जी भी इन अ वे रिकमेंडेशन है पीक समर को नजर रखते हुए एंड इसकी अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है जहाँ पे इनके पास अच्छी खासी विंड एसेट्स भी है, इन हाउस EPC है एंड अच्छी O&M की भी एक अच्छी एसेट बेस है जहां से अच्छी खासी रेवेन्यू दिखाई देती है। सो ओवरऑल इनकी जो PPA विजिबिलिटी है एंड जो पाइपलाइन है उनको नजर रखते हुए JSW एनर्जी इस समर सीजन को प्ले करने के लिए काफी अच्छा नाम है एंड ये बेटर पोजीशन है अपने सारे प्लेयर्स में। अगर आप देखोगे तो इनके IRRs कंपैरेटिवली बेटर है। सो इसे मैं रिकमेंड करूंगी टारगेट प्राइस ऑफ 705। JSW एनर्जी और एम्बर एंटरप्राइजेस, स्नेहा, दोनों स्टॉक्स के लिए, दोनों वीआईपी शेयर्स के लिए 1 साल का टाइम फ्रेम आप सुझा रही हैं, राइट? यस। ओके स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी भी करवाने के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ईट नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।